ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक अभी शुरू हुई है और इसकी शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही जवाब में पुतिन खुश नहीं थे। ट्रंप ने पुष्टि की कि यूएस यूक्रेन के भविष्य की सुरक्षा गारंटी के मामले में शामिल रहेगा। इसे खुद सुनिए। वे पहली रक्षा पंक्ति हैं क्योंकि वे वहीं हैं, वे यूरोप हैं, लेकिन हम भी उनकी मदद करेंगे, हम शामिल रहेंगे। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल इन दो ट्वीट्स के बारे में था जो दोनों राष्ट्रपतियों ने आज सुबह किए थे। आइए उस ट्वीट से शुरू करते हैं जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस ट्वीट में वे बता रहे हैं कि रूस कैसे यूक्रेनी नागरिकों पर हमले कर रहा है जबकि बातचीत चल रही है, और वे ट्वीट का अंत यह कहकर करते हैं कि रूसी युद्ध मशीन सब कुछ के बावजूद लोगों की जिंदगियां तबाह करती जा रही है। पुतिन दबाव बनाए रखने के लिए यूक्रेन और यूरोप में दिखावटी हत्याएं करेंगे और कूटनीतिक प्रयासों को अपमानित करेंगे। इसी वजह से हम सहायता मांग रहे हैं ताकि हत्याओं का अंत किया जा सके। इसी कारण सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। इसीलिए रूस को युद्ध में भागीदारी का इनाम नहीं मिलना चाहिए और युद्ध खत्म होना चाहिए। मॉस्को को ही रुको शब्द सुनना चाहिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस को युद्ध रोकना चाहिए क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। लेकिन लगभग उसी समय या उससे थोड़ा पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ट्वीट किया। इस ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं या लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद करें सब कैसे शुरू हुआ। ओबामा ने 12 साल पहले क्रीमिया दे दिया था, वह वापस नहीं लिया जा सकता। यूक्रेन का नाटो में जाना तय नहीं था। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आप देख सकते हैं कि दोनों राष्ट्रपतियों ने अलग अलग संदेश भेजे हैं। जेलेंस्की बोले रूस युद्ध रोके, ट्रंप बोले जेलेंस्की रोक सकते हैं। यह सवाल रिपोर्टर ने पूछा था और ट्रंप ने जवाब दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की आप कहते हैं एक पोस्ट लाइन एक्स चीज में रूस को यह युद्ध समाप्त करना चाहिए जिसे उसने खुद शुरू किया था। राष्ट्रपति ट्रंप आप कहते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं। तो सच क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि ये सच है। मुझे लगता है फिल, हमारी एक मीटिंग होने वाली है। मुझे लगता है अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास एक त्रिपक्षीय बैठक होगी। मुझे लगता है कि ऐसा करने से युद्ध खत्म करने का अच्छा मौका मिलेगा। क्या यह यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन का अंत है? क्या आज की बैठक में कोई समझौता होगा या नहीं? मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। ये कभी भी रास्ते का अंत नहीं होता। लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ये रास्ते का अंत है। मुझे लगता है हमारे पास अच्छा मौका है। अब लगभग 4 साल हो गए हैं जब पिछले हफ्ते बहुत सारे लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते बहुत सारे लोग थे, मेरा मतलब है लाखों लोग मारे गए, और पिछले हफ्ते भी कई लोगों की मौत हुई। बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत सारे सैनिक दोनों तरफ से। मैं राष्ट्रपति खुद और व्लादिमीर पुतिन को जानता हूं और मुझे विश्वास है कि वे भी इसे खत्म होते देखना चाहते हैं। शुक्रवार को आपने पुतिन से मिले थे, अब आपके साथ राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। रूस और यूक्रेन की चर्चा में किसके पास बेहतर स्थिति है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं बस यहाँ हूँ। ये बाइडेन की जंग है, मेरी नहीं। वही इसके लिए जिम्मेदार है। का इसमें बहुत बड़ा हाथ था और हम चाहते हैं कि ये खत्म हो, और हम चाहते हैं कि ये सबके लिए अच्छे से खत्म हो। हम चाहते हैं कि ये अच्छे से खत्म हो। यूक्रेन के लोगों ने बहुत दुख झेला है। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल युद्ध विराम से जुड़ा था। अगर आपको याद हो, राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से मिलने से पहले युद्ध विराम पर काफी चर्चा की थी। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खैर, यह ऐसी बात है जिसके बारे में हमने चैनल पर कई अलग अलग वीडियो में चर्चा की है, और हमने यह बताया था कि रूस केवल सैन्य कारणों से कभी भी युद्ध विराम के लिए सहमत होने की संभावना नहीं रखता था। देखिए, युद्ध विराम यूक्रेन को अपनी रक्षा पंक्तियां मजबूत करने का समय देता है और यूक्रेन को मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने, अधिक उपकरण लाने और अधिक हथियार जुटाने का समय देता है। इससे रूस की बातचीत की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम युद्ध विराम के खिलाफ हैं, लेकिन रूस के नजरिए से देखें तो यह समझ में आता है कि वे इस पर सहमत नहीं होंगे।
वे लड़ाई के समय बातचीत इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह उनके फायदे का है, जबकि यूक्रेन युद्ध विराम में बातचीत चाहता है क्योंकि इससे उसे लाभ मिलता है। इसी वजह से पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हुआ कि युद्ध विराम शायद नहीं होने वाला है और अब वे युद्ध विराम की बजाय शांति समझौते के लिए जोर दे रहे हैं। यहाँ वे खुद इसे समझा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। पिछले हफ्ते आपने गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी। अगर रूस 30 दिन या किसी भी युद्ध विराम को नहीं मानता तो क्या गंभीर परिणाम होंगे? क्या इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको युद्ध विराम चाहिए। मैंने इस साल जिन 6 समझौतों को सुलझाया वे सभी युद्ध में थे। मैंने कोई युद्ध विराम नहीं किया और मैं जानता हूं कि अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं रणनीतिक रूप से ये भी समझ सकता हूं कि क्यों। आप जानते हैं एक देश या दूसरा देश इसे क्यों नहीं चाहता। आप युद्ध विराम करते हैं और वे फिर से निर्माण करते हैं, बार बार निर्माण करते हैं, और आप जानते हैं शायद वे ये नहीं चाहते। अगर आप उन 6 समझौतों को देखें जिनमें हमने शांति स्थापित की और लंबे समय से चल रहे युद्ध, मैंने कोई युद्ध विराम नहीं किया। क्या मुझे पसंद है? मुझे ये विचार पसंद है। आप जानते हैं मुझे युद्ध विराम का विचार एक कारण से पसंद है, क्योंकि इससे आप तुरंत लोगों की हत्या रोक सकते हैं, बजाय इसके कि 2 हफ्ते या 1 हफ्ते या जितना भी समय लगे। हम समझौता कर सकते हैं कि शांति समझौते पर काम हो जबकि वे लड़ रहे हों। उन्हें लड़ना पड़ता है, काश वे रुक सकते। मैं चाहता हूं कि वे रुकें। रणनीतिक रूप से ये किसी पक्ष के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन ये सारे समझौते मैंने बिना सीज फायर शब्द का जिक्र किए ही किए। अब आज जिन सबसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है उनमें से एक डोनबास का सवाल है। रूस लगभग 75-80% डोनबास पर नियंत्रण रखता है और वे यूक्रेन से मांग कर रहे हैं कि वह पूरा इलाका बिना किसी लड़ाई के छोड़ दे। रूस ने वादा किया है कि वे कहीं और लड़ाई नहीं करेंगे। यही उनकी एकमात्र पेशकश है और जाहिर है यूक्रेन ने इस मांग को ठुकरा दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन पर डोनबास छोड़ने के लिए किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश करेंगे, बदले में सुरक्षा की गारंटी देने के लिए। यूक्रेन डोनबास क्यों नहीं देना चाहता, यही हमने चर्चा की है और मूल रूप से यह उन 5 शहरों से जुड़ा है जिन पर रूस का अभी नियंत्रण नहीं है। ये शहर एक औद्योगिक केंद्र हैं। इसके अलावा ये बहुत मजबूती से किलेबंद हैं। उन्होंने किलेबंदी बेल्ट बनाई है जिससे रक्षा पंक्तियां इतनी मजबूत हैं कि रूस 2014 में युद्ध शुरू होने के बाद से इन शहरों पर कब्जा नहीं कर सका और अब जाहिर है यूक्रेन ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहता जिसे मजबूत करने में उन्होंने इतना पैसा और जनशक्ति खर्च की है। अगर रूस डोनबास पर कब्जा करता है तो उसे सीधे खार्किव, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर तक जाने के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। अगर यूक्रेन को डोनबास छोड़ना पड़ा तो बाकी शहरों की रक्षा और मुश्किल होगी। अगर रूस ने वापस आने का फैसला किया, मान लीजिए 10 साल बाद, और यह एक बात है जो हम क्रीमिया से सीख सकते हैं। 2014 में सभी, जिसमें अमेरिका और नाटो भी थे, मानते थे कि अगर यूक्रेन क्रीमिया रूस को दे दे तो शायद युद्ध रुक जाएगा और रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण हल निकल सकता है। तो बताइए क्या हुआ? अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ। असल में रूस ने क्रीमिया को एक जमावड़े के तौर पर 2022 में आक्रमण के लिए एक लॉन्चिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया और यूक्रेन को सही ही चिंता है कि अगर अभी उन्हें डोनबास छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वही बात फिर से होगी। आइए देखते हैं बैठक में क्या होता है। यह सवाल राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की से पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया। राष्ट्रपति ट्रंप विस्तार नहीं कर रहे हैं और अगर यूक्रेन सफल होता है तो रूस के लिए एक स्थायी और संभव शांति हासिल करना। यह रूस का लक्षित क्षेत्र है जो उसने नहीं जीता। क्या यह यूक्रेन के लिए उचित शांति है? हमारे पास एक स्थायी शांति होगी। आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब देने के लिए हमारे पास एक स्थायी शांति होगी। मुझे उम्मीद है कि यह तुरंत होगा। मुझे उम्मीद है कि इसे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है जब इसकी घोषणा होगी तो दुनिया भर के लोग बहुत खुश होंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि दूसरा सवाल कितना खराब तरीके से पूछा गया था, जिसमें रिपोर्टर जेलेंस्की पर यूक्रेनियनों की मौत का दोष डालने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे यह भी एहसास नहीं था कि इस आक्रमण की शुरुआत रूस ने की थी। यूक्रेनियन इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि जेलेंस्की नक्शे बदलने से इनकार कर रहे। यूक्रेनियन मर रहे हैं क्योंकि पुतिन नक्शा बदलना चाहते थे। यही समस्या शांति का उपदेश देने वालों के साथ है। वे कहते हैं कि वे शांति चाहते हैं पर नहीं समझते कि शांति पाने का आसान तरीका आत्मसमर्पण है। जैसा रोनाल्ड रीगन ने कहा था,
यह वह शांति नहीं है जिस पर अमेरिका की नींव रखी गई थी। हमें दूसरे देशों पर शांति थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसमर्पण से तुरंत शांति मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि लाखों करोड़ों लोग पुतिन की क्रूर सत्ता के अधीन रहेंगे। पुतिन की क्रूरता की बात करें तो अगला सवाल कुछ ऐसा है जिससे रूसी लोग बहुत नाखुश हैं। यह सवाल अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से जुड़ा है। वह पूर्वी यूक्रेन से हैं, इसीलिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि रूसी नियंत्रण कितना बुरा हो सकता है। और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र भेजा था जब वह राष्ट्रपति ट्रंप से अलास्का में मिल रहे थे। उस पत्र में उन्होंने पुतिन से यूक्रेनी बच्चों की हत्या और अपहरण रोकने की अपील की थी। इसी वजह से इससे जुड़े सवाल पर आने से पहले मैं जल्दी से उनका पत्र पढ़ना चाहता हूँ। हर बच्चे के दिल में एक जैसी शांत सपने होते हैं, चाहे वह किसी देश के ग्रामीण इलाके में जन्मा हो या भव्य शहर के केंद्र में। वे प्यार और सुरक्षा का सपना देखते हैं। माता पिता के रूप में अगली पीढ़ी की उम्मीदें संजोना हमारा कर्तव्य है। नेताओं के रूप में बच्चों का पालन पोषण करना सिर्फ कुछ लोगों की सुविधा तक सीमित नहीं है। निस्संदेह हमें सभी के लिए गरिमा से भरी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हर आत्मा शांति के साथ जाग सके और भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह एक सरल लेकिन गहरा विचार है मिस्टर पुतिन। मुझे यकीन है आप सहमत होंगे। आप देख रहे हैं कि उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति पुतिन नहीं कहा। हम इस चैनल पर उन्हें राष्ट्रपति पुतिन नहीं कहते, क्योंकि रूस में 25 सालों से चुनाव नहीं हुए। यह तानाशाह पुतिन है। अब पत्र पर लौटते हैं। हर पीढ़ी की संतानें जीवन की शुरुआत पवित्रता और मासूमियत से करती हैं, जो भूगोल, सरकार और विचारधारा से ऊपर है। फिर भी आज की दुनिया में कुछ बच्चों को अपने आसपास की अंधकारता से अछूता एक शांत हंसी अपने साथ लेकर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। उन ताकतों के खिलाफ मौन विरोध जो भविष्य छीन सकती हैं। मिस्टर पुतिन, आप अकेले ही उनकी हंसी वापस ला सकते हैं। इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करेंगे। ऐसा साहसी विचार सभी मानवीय विभाजनों से ऊपर है। और आप मिस्टर पुतिन आज एक कलम से इस दृष्टि को लागू करने के लिए तैयार हैं। जैसा उन्होंने कहा, वह युद्ध रोककर लाखों यूक्रेन वासियों और उन बच्चों की जान बचा सकते हैं जो उनके आक्रमण से पीड़ित हैं। एक और अहम बात, कल ही जब उन्हें यह पत्र मिला, पुतिन ने अपनी मिसाइलों से एक बच्चे की जान ले ली। और इसके अलावा 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, मुझे समय का ठीक पता नहीं है, 1-2 साल के बच्चे की जान एक FPV ड्रोन के जरिए ले ली गई थी। अब समझिए, FPV ड्रोन के पीछे हमेशा एक इंसान होता है, इसलिए यह भयानक है। एक रूसी इस ड्रोन को नियंत्रित कर रहा था और ड्रोन जो देखता वह भी देख रहा था। उसने बच्चे को देखा और ड्रोन उसकी ओर भेज दिया। उस बच्चे को जानबूझकर मारा गया। यह दुर्घटना नहीं थी। मिसाइल बिना दिशा निर्देश के इमारत से नहीं टकराई। किसी ने जानबूझकर 1-2 साल के बच्चे को मार डाला जो रूसी सेना का हिस्सा था, और रूस ने इस व्यक्ति को सजा देने के लिए या यूक्रेन वासियों से ऐसी हरकत के लिए माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर रूसी सेना डोनाबास के बाकी हिस्से पर कब्जा कर लेती है तो हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, और इसी वजह से हमें यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देनी होगी। अब इस पत्र को ध्यान में रखते हुए और रूसियों की नाराजगी देखते हुए कि ट्रंप ने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की शुरुआत पत्र और यूक्रेनी बच्चों की देखभाल के लिए फर्स्ट लेडी का धन्यवाद कर की। आइए वह बयान सुनते हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। सबसे पहले निमंत्रण और आपके व्यक्तिगत प्रयासों के लिए, हत्याएं और युद्ध रोकने की कोशिश के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस अवसर पर आपकी पत्नी यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी को भी धन्यवाद। उन्होंने पुतिन को हमारे बच्चों, गोद लिए गए बच्चों के बारे में एक पत्र भेजा, और मेरी पत्नी जो यूक्रेन की फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने वह पत्र दिया। वह आपके लिए नहीं, आपकी पत्नी के लिए था। मैं चाहता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि यह संवेदनशील विषय है। हाँ, और हमारे साझेदारों का धन्यवाद और इस फॉर्मेट को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कि हमारी बैठक के बाद हमारे आसपास के नेता यूके और फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूएनएटीओ, मेरा मतलब है यूक्रेन के चारों ओर सभी साझेदार हमारा समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम, निमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सोशल मीडिया पर मिस्टर प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडी का एक बहुत ही भावुक पत्र था और वह पत्र राष्ट्रपति पुतिन को हाथों हाथ दिया गया था और यह पत्र युद्ध को समाप्त करने की अपील करता है, मुख्य रूप से बच्चों और उनके भविष्य के कारण। फर्स्ट लेडी को वह पत्र जरूरी क्यों लगा? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मानना है कि मिस्टर पुतिन इस युद्ध में आक्रांता है? क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी ऐसा पत्र तुरंत दिया जा रहा है? तो फर्स्ट लेडी का इस बारे में बहुत मजबूत मत था। उन्होंने वही देखा है जो आप देखते हैं और जो मैं देखता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो आप नहीं देख पाते और वो बहुत भयानक है। लेकिन जब उनके दिल में बच्चों के लिए बहुत प्यार है, उनका एक शानदार बेटा है जिससे वो शायद सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे भी ज़्यादा। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता पर वो बेटे से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें बच्चे पसंद हैं और ये देखना नहीं अच्छा लगता। उन्हें ऐसा कुछ होते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बात दूसरी जंगों पर भी लागू होती है। मेरा मतलब है वो दिल टूटना माता पिता और टीवी पर दिखने वाले अंतिम संस्कार देखती हैं। हमेशा अंतिम संस्कार ही होते हैं। हम अंतिम संस्कार के अलावा कुछ और देखना चाहते हैं। नहीं, उन्हें लगा ये खूबसूरत चिट्ठी थी, उन्हें ये बहुत पसंद आई थी और उन्होंने मुझसे ये कहने को कहा था कि आप जानते हैं वो चाहती हैं कि ये सब खत्म हो जाए। वो सच में चाहती हैं कि ये खत्म हो जाए। वो ये बात खुले तौर पर गर्व और दुख के साथ कहती हैं क्योंकि कई लोगों की जान गई है।